ओके, तो हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स में, ठीक है, पार्ट 1 गोलीय दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे कि मान लेते हैं, इसे कहने का मतलब ये है, खोखला मतलब क्या होता है, खाली, यानी उसका जो बीच वाला भाग हो कैसा होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो उस प्रकार क्या मिलता है हमको, गोलीय दर्पण मिलता है। और उसके जो सतह होते हैं तो एक बार अंदर से एक बार बाहर से कलई कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो गोलीय दर्पण के प्रकार देखेंगे। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है अवतल दर्पण जिसको कनकेव मिरर भी कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण जिसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए एक गोला ले लिया जाए, ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण। इसको हम क्या करेंगे, अगर बाहर वाला सतह को रंग देते हैं तो कौन सा दर्पण बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा। बात समझ रहे ना? ये जो सतह बाहर वाला कलई किया जाएगा तो इससे अवतल दर्पण बनेगा। अगर यही बात अगर अंदर वाला इसे हम कलई कर देते हैं तो ये वाला जो सतह बनेगा इसको हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। बात समझ रहे ना? तो अगर इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं, जैसे कि मान यहाँ पर हम दिखा दें कि ये जो एक पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, और ये दूसरा भाग है वो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? उसके बाद हम लोग यहाँ पर जानेंगे अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल के मतलब हम लोग को पता है क्या हो जाएगा, अवतल मतलब हो जाएगा धसल और उत्तल मतलब उठल। तो डिफिनीशन इसी के आधार पर हम निकाल लेंगे इसका कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और इसमें कह रहा है कि अवतल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन दर्पण की भीतरी सतह से होता है। यानी इसमें जो प्रकाश का जो परिवर्तन होगा कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। यानी कि ये सतह इस पर प्रकाश जाएगा तो इस तरफ परिवर्तित होगा। बात समझा रहा ना? तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा इसका प्रतिबिंब बनाने की प्रकृति भी देख सकते हैं। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण क्या करता है, वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। बात समझ में आया ना? ये हो गया हमारा अवतल दर्पण का मतलब फिगर। देख सकते हैं, इसको बोला जाता है ध्रुव, इसको बोला जाता है फोकस, और इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। ये हो गया अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, चलो अवतल दर्पण के बाद आया है उत्तल दर्पण। हेडिंग बना लेना है क्या, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखते हैं बाबू, इसका नाम के अनुसार हम इसका डिफिनीशन निकाल सकते हैं। उत्तल बोले तो उठल। बात समझ रहे ना? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह का हो ऊपर की ओर उठा हो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका डिफिनीशन कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। बात समझ आ रहा है ना? अब बात आती है इसका एक और गुण है कि उत्तल दर्पण में प्रकाश का जो परिवर्तन दर्पण की बाहरी सतह से होता है। यानी ये जो उत्तल दर्पण के यहाँ फिगर दिखाया गया है इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये परावर्तक सतह है ये इसका परावर्तक सतह तो बाहरी सतह से होता है। बात समझा ना? अंदर वाला भाग क्या होता है, इसका कलई किया रहता है। ठीक है, अब दूसरा इसका अगला पॉइंट है, उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बात समझे ना? यानी कि उत्तल दर्पण केवल क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब, यह वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको तुलना करने के लिए मिलता है कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में तुलना करे, चाहे कह देता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताए। तो बहुत आसान है, यानी कि हम जान लेंगे कि अवतल मतलब क्या होता है, धसल। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट बनाना होगा, ये कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन दर्पण की भीतरी सतह से होता है, और उत्तल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन दर्पण के बाहरी सतह से होता है। और तीसरा पॉइंट बनाना होगा तो हम कह देंगे कि अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण सिर्फ कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बात समझ में आया? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है अगला हेडिंग हमारा बनेगा गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। यानी गोलीय दर्पण जब हमको पढ़ना है तो इसमें कुछ ऐसे पद दिए हैं जो कि हमें जानना जरूरी है।
तो जो गोलीय दर्पण है इसके बाहरी वाला सतह को कलई करेंगे तो किस दर्पण का निर्माण होगा? अवतल दर्पण का निर्माण होगा। ठीक है, और ये जो रेखा खींचा गया है इस रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रधान या मुख्य अक्ष कहा जाता है। बात समझ आए ना? और यहाँ पे जो केंद्र है इसका उसको हम क्या कहते हैं? सी से सूचित करते हैं और इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। और यहाँ पे जो इसका मध्य बिंदु है इसको क्या कहते हैं? ध्रुव, जिसे हम पी से सूचित करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो सतह दिखाई दे रहा है अंदर वाला, इसको हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो रेखा ये दिखाई दे रहा है केंद्र से एक रेखा यहाँ पे गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और ये जो कलई किया गया जो दिखाया गया है लाइनिंग वाला, इसको क्या कहते हैं? कलई, यानी कि इसको कलर किया गया है। वही काम इधर भी किया गया है। ये दर्पण है, इसका जो सतह है अंदर वाला कलई किया गया है, और जब अंदर वाला सतह कलई करते हैं तो किस प्रकार का दर्पण बनता है? उत्तल दर्पण बनता है। ठीक है, और ये जो रेखा है इसको हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी बताए हैं। और ये जो सतह है इसको क्या बोला जाता है? परावर्तक सतह बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट हमारा मिला था गोलीय दर्पण के जो पद हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हमको किसके बारे में जानना है? ध्रुव के बारे में। तो ध्रुव क्या है? तो कहेंगे कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि जो गोलीय दर्पण हम यहाँ पर फिगर बनाए थे वैसे था ना, उसमें ये मुख्य अक्ष हो जाएगा हमारा, ये वक्रता केंद्र, ये हो जाएगा ध्रुव। यहाँ भी इसको सतह को कलई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, इसका ये ध्रुव हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा कौन सी? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहाँ से अगर रेखा लेते हैं इसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो दर्पण हमारा दिखाई दे रहा है इसका जो मध्य बिंदु है ये, ठीक है, इसको हम पी से सूचित करते हैं। तो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है इसी को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। बात समझ में आया? और इस ध्रुव को हम किससे सूचित करते हैं? पी से, यानी पी लिखा जाता है तो हम समझ जाएंगे पोल, यानी कि ध्रुव को दर्शाने के लिए हम पी का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया? उसके बाद अगला हमारे इसमें जो पद है वो क्या है? वक्रता केंद्र है। ये जो हमारा बिंदु दिखाई दे रहा है जिसको हम सी से सूचित करते हैं इसी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बात समझ में आया? यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, कोई भी गोला होगा तो उसका एक सेंटर होगा ना, तो वही कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये गोलीय दर्पण है, इसका एक केंद्र यहाँ पर है, तो इसी केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और इस वक्रता केंद्र को किससे दर्शाया जाता है? सी से दर्शाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद अगला हमारा इसमें जो पद है क्या है? वक्रता त्रिज्या है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये गोलीय दर्पण यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यानी इसका जो त्रिज्या है यही ना त्रिज्या है, तो इसी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या को हम किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित किया जाता है, कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है? प्रधान या मुख्य अक्ष। तो प्रधान या मुख्य अक्ष क्या है? तो देखते हैं। तो कह रहा है गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए तो ये गोलीय दर्पण का ध्रुव हो गया और ये इसका मुख्य वक्रता केंद्र हो गया, और इसी रेखा को जो हम इस दोनों को मिलाते हैं, ये जो रेखा दिखाई दे रहा है ना, इसको मिलाने वाले रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रधान या मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की फोकस तथा फोकस दूरी। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, हमको पता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हमें पढ़ना अवतल दर्पण का फोकस और उत्तल दर्पण का फोकस। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण का फोकस क्या है या अवतल दर्पण फोकस किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण का जब फोकस हमसे पूछा जाएगा तो हमें यही बताना होगा कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण का फोकस, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, यही हमारा फोकस है। ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर आती किरण, यही ना समांतर आती किरणें है। और क्या होती है? दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ भी आती किरणें, फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है,
यानी आती किरण है जाती है या दर्पण में टकराई, टकरा कर फिर क्या गई वापस लौटी, और जहाँ पर दोनों के द्वारा कटान बना है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस कहा जाता है। बात समझ आए? एक बार और देख लेते हैं। पर किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। तो ये फिगर में समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण का फोकस क्या है, तो उत्तल दर्पण का फोकस क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। जैसे यहाँ पर हम फिगर में देखेंगे तो ये हमारा दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर ये रेखा है ना, यहाँ पर क्या हो गया, यह रेखा गई दर्पण से परावर्तन के बाद जाती हुई प्रतीत होती है, डायरेक्ट मिलाना नहीं है, प्रतीत कराना है। बात समझ रहे हो? तो इसमें क्या हो गया, आती हुई यहाँ पर प्रतीत होती है, यानी कि दोनों तरफ एक रेखा गया है, प्रकाश का किरण गया है जो दो, इसके ऊपर क्या होता है, आती हुई प्रतीत होती है, और जहाँ पर यह मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग को जानना है कि फोकस क्या है, यानी फोकस दूरी क्या है। तो फोकस देख लेते हैं। करे फोकस एफ से दर्पण के ध्रुव P की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। बात समझ आया? नहीं समझ? फिर देखते हैं। करे कि फोकस F से दर्पण के ध्रुव P की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारा ध्रुव हो गया और ये हमारा क्या हो गया, फोकस। तो इनके जो बीच की दूरी है इसी दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। बात समझ आ रहा है ना? फोकस दूरी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि अगर फोकस का है तो हम फोकस को सिर्फ बड़ा कैपिटल F से सूचित करते हैं, और जब फोकस दूरी की बात आ जाती है तो उसे हम स्मॉल f से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा, दोनों सेम नहीं है, एक फोकस है और एक फोकस दूरी है। बात समझ में आया? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें।